नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज होगी। लाइक अभी तक हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन को तो देख चुके हैं, जो हमने 3 डिफरेंट स्टेजेस देखी थी कि स्टेज 1 में ग्लाइकोलिसिस होगी, स्टेज 2 में डीसीए साइकिल होगा, आपके पास रिड्यूस फॉर्म में एनएडीएच और एफएडीएच2 बनेंगे, और स्टेज 3 में आपके जितने भी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस में बने हैं चाहे वो टीसीए साइकिल में बने हैं, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहां पे एटीपी बनाएंगे। तो कौन कौन से एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या उनकी स्पेशलिटीज हैं, क्या क्या जो है वो यूनिक यहाँ पे रिएक्शंस हैं, वो सारे रिएक्शंस हम वन बाय वन पढ़ चुके हैं तीनों स्टेजेस के। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमने ये देखना है कि ग्लूकोज एक्चुअली बनता किस तरह से है। लाइक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का तो हमें पता है कि वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और वहां से स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज को इनटेक करते हैं अपनी डाइट में और फिर उसको जो है वो ऑक्सीडाइज करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। बट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में तो ये चीज है कि वो अपने ग्लूकोज को खुद बना सकते हैं, वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को खुद सिंथेसाइज कराते हैं। तो लेट्स सी कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी कौन सी यूनिक मशीनरी प्रेजेंट है जिसके थ्रू वो ग्लूकोज को ऑन इट्स ऑन सिंथेसाइज करवा सकते हैं, जिसके थ्रू वो डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फॉर दी एनर्जी पर्पजेज। तो फ्रॉम दिस लेक्चर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करवा सकते हैं। तो ये आपके पास एक बेसिक सी इलस्ट्रेशन है और इसको देखते हुए आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि आपके पास जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल मोड्स उनको दो मेजर ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। वी हैव वन क्लास जिसमें आपके पास ऑटोट्रॉफ्स आएंगे, यानी सारे के सारे वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि ग्लूकोज को या एनर्जी रिच कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज करवा सकते हैं, अपनी फूड को खुद बना सकते हैं। इनके पास ऐसी मशीनरी है जिससे वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है उसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स हम रखते हैं जो कि अपनी एनर्जी को खुद नहीं बना सकते, अपनी फूड को खुद नहीं बना सकते, बल्कि इसके लिए ये डिपेंड करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो कि ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है। सो देयर इज अ बैलेंस इन नेचर। ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स के दरमियान जो है वो एक तरह का आप कह लें कि साइकिल चलता रहता है, जिसमें आप ये देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सनलाइट को या लाइट एनर्जी को यूज करते हुए फूड मॉलिक्यूल बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और आपके पास ये कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है विद इन हेट्रोट्रॉफिक सेल्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक सेल्स भी डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंस है या एक्सचेंज है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो ऑटोट्रॉफिक सेल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे जिनको ऑक्सीडाइज करेंगे। हेट्रोट्रॉफिक सेल्स और ऑक्सीडाइज करने के बाद वो सेम इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करेंगे, जो इंटरमीडिएट फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक सेल्स को रिक्वायर होते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, वो ब्रेक होते हैं और वापस उनके प्रोडक्शन के लिए जो इंटरमीडिएट्स या रिएक्टेंट्स चाहिए होते हैं वो बन जाते हैं। अभी हमने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट किया उसमें हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि यस, आपका जो फ्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वहां पे वाटर भी बनता है और टीसीए साइकिल और मल्टीपल हमारे पास जो डी कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम्स थे वहां पे हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि यस, फ्यूल ऑक्सीडेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो ये दोनों इंटरमीडिएट्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द फ्यूल ऑक्सीडेशन, और इन्हीं इंटरमीडिएट्स को कंज्यूम करते हुए आपके जो फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक सेल्स हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एनर्जी बाय यूजिंग देयर स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट, देयर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स, वो कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल एक रिएक्शन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का, तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से इस इक्वेशन की फॉर्म में समराइज कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन इतना सिंपल नहीं है, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, जिसके अंदर मल्टीपल एंजाइम्स हैं, मल्टीपल पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। बट ओवरऑल हम कंप्लीट केमिकल रिएक्शन को इस एक इक्वेशन की फॉर्म में समराइज कर सकते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें आपके पास एक स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो रही है एंड देयर इज अ स्पीशीज जो कि रिड्यूस हो रही है। ठीक है, जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं वो डायरेक्टली नहीं जाते कार्बन डाइऑक्साइड के पास, ऑब्वियसली वो कुछ इनडायरेक्ट इंटरमीडिएट्स के थ्रू, जिसमें आप NADPH को ऑब्जर्व करोगे, उनके थ्रू रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो है वो आपके इस एक्सेप्टर के पास जाएंगे। ठीक है, बट स्टिल हमारे पास मैकेनिज्म वही है कि एक स्पीशी ऑक्सीडाइज होगी, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट ट्रांसफर करेगी, और दूसरी स्पीशी जो है वो रिड्यूस होगी, और फाइनली आपके पास क्या चीज प्रोड्यूस होगी, रिडक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द कार्बोहाइड्रेट,
और ऑक्सीडेशन के बाद आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी कैन से कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूटिलाइज होती है। अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक सिंपल सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इस प्रोसेस में आपकी जो है वो फर्दर 2 स्टेजेस हैं, 2 तरह के रिएक्शंस हैं जिनको हम ऑन दी बेसिस ऑफ देयर मेजर रिक्वायरमेंट्स जो है वो 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। लाइक देयर आर सम रिएक्शंस जो कि लाइट की एक्सेस में, सनलाइट की एक्सेस में पॉसिबल ही नहीं है कि वो हो। क्यों नहीं होते, ये भी हम इन अ मोमेंट इसको डिस्कस करते हैं। तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें लाइट की इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। अगर आपके पास लाइट सोर्स नहीं है तो आपके पास ये केमिकल रिएक्शंस इनिशिएट ही नहीं होंगे। तो ऐसे सारे रिएक्शंस जो कि उस कंडीशन में होते हैं जब प्लांट्स इल्यूमिनेट करते हैं, जब प्लांट्स इल्यूमिनेट होते हैं, इन रिएक्शंस को आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हो। और हमेशा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में आपके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें 2 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इवेंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट and the second event is conversion of light energy into the chemical energy of ATP। ठीक है, तो ये 2 इवेंट्स ऐसे हैं जो कि लाइट रिएक्शन के दौरान हो रहे होते हैं कि आपकी लाइट एनर्जी पहले तो एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद वो लाइट एनर्जी ट्रांसफर होगी, बिकॉज वी ऑल नो कि एनर्जी अपनी फॉर्म्स को चेंज कर सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है। सो दिस इज द टाइम, these are the reactions, set of the reactions when light energy will be absorbed and this energy will change its form from लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी टू दी केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास है केमिकल रिएक्शन जिनमें कार्बन एसिमिलेशन होगी, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें आपके पास जो है वो एटीपी और एनएडीपीएच तो प्रीवियस रिएक्शन के अंदर बन चुके हैं। अभी आप लोग साथ साथ इस चीज को नोट भी करते जाएं कि लाइट रिएक्शन में आपके पास वो सारे के सारे रिएक्शन आएंगे जो कि लाइट पे डिपेंड करते हैं, और ये रिएक्शंस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में एटीपी को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और साथ में एनएडीपीएच को बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आ गए हैं डार्क रिएक्शन या फिर कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन। और एसिमिलेशन रिएक्शन जो आपके पास ऐसे रिएक्शन है, एक और जो डिफरेंस आपने याद रखना है वो ये है कि लाइट रिएक्शन में आपका सिर्फ और सिर्फ वाटर यूज होता है। ठीक है, वाटर अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को ट्रांसफर करता है एनएडीपीएच के ऊपर, और आपके पास जो सन से आने वाली एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये 2 इवेंट्स हैं जो कि लाइट रिएक्शन में कंप्लीट हो चुके हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिसमें आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो एसिमिलेट होगा, वो कन्वर्ट होगा, वो फिक्स होगा इनटू अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, और यहाँ पे कन्वर्जन के लिए आपके पास जो है वो दोनों प्रोडक्ट्स कंज्यूम होंगी जो कि लाइट रिएक्शन में बनेगी। एटीपी भी कंज्यूम होगा और उसके साथ साथ एनएडीपीएच भी कंज्यूम होगा, और यहाँ पे आपके ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट कर देंगी या कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगी, उसको कन्वर्ट कर देंगी इनटू दी कार्बोहाइड्रेट। तो ये 2 मेजर इवेंट्स हैं जो कि आप लोगों ने इनके दरमियान ये डिफरेंसेस को याद रखना है। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होती है, बिकॉज यहाँ पे जिस स्टेप में वाटर कंज्यूम हो रहा है डेफिनेटली ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट अगर ट्रांसफर कर रहा है तो ऑक्सीजन गैस को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन में आपके पास एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज होंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके ट्राइयोस फॉस्फेट जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और फिर फाइनली स्टार्च, ये भी कार्बोहाइड्रेट और सुक्रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कोई सी भी फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास ट्राइयोस फॉस्फेट है, और फिर एसिमिलेशन के बाद ये हेक्सोसिस में कन्वर्ट हो सकते हैं, और हेक्सोसिस के बाद आपके पास है ये पॉलीमराइज होकर स्टार्च में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 इवेंट्स हैं ये लाइट रिएक्शन के ये फोटोसिंथेसिस के दौरान होते रहते हैं। द फर्स्ट इवेंट इज प्रोडक्शन ऑफ एनएडीपीएच एंड एटीपी, यानी यहाँ पे आपके जो इंटरमीडिएट हैं वो इस फॉर्म में होंगे। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्ट करेंगे, एनएडी प्लस रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आपके पास लाइट रिएक्शन के अंदर 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी, एनएडीपीएच प्रोड्यूस होगा, एटीपी कन्वर्ट होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा, और थर्ड में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। अगेन आपके पास जब एसिमिलेशन रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होंगे, तो तब आपके पास जो है वो ये 2 रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट ए एंड बी ये यूज होंगे, और इनके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और एनएडीपीएच और एडीपी वापस उसी फॉर्म में चले जाएंगे जिनको दोबारा लाइट रिएक्शन में यूज किया जा सकता है। तो there is a transfer of energy, transfer of reducing equivalent from NADH and ATP
टू दी कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शंस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी, केमिकल एनर्जी और रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को ट्रांसफर करके वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रोसेसेस होते कहाँ पे हैं? जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड द पीसीए साइकिल, जो मैंने पढ़ाने से पहले आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया की एक एनाटॉमी थोड़ी सी बताई थी, इसी तरह से अगर आपने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करना है तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो क्लोरोप्लास्ट की एनाटॉमी का भी पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें कौन कौन सा कंपार्टमेंट जो है उसको आप किस तरह से नेम करते हो। तो कुछ कंपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके नेम्स आपने माइंड में रखने हैं और उनको मैं क्योंकि बार बार रेफर करूंगी इसलिए वो आप लोगों को क्लियर भी होने चाहिए। जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन, और ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसमें भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं और इसमें भी जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये आउटर मेम्ब्रेन रिलेटिवली जो है ये परमिएबल होगी, जिस मीन से ये मॉलिक्यूल्स को पास करने की परमिशन देती है। बट आपकी जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है ये क्वाइट इनपरमिएबल होगी। इसमें भी अगर किसी मॉलिक्यूल ने क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर होना है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर होने के लिए ये क्या करेगी, यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, स्पेसिफिक जो है वो चैनल्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, जहां से आपके जो है वो मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं इनटू दी स्टोमा और द मेन कंपार्टमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे बताई। उसके बाद आप यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन देख रहे हो। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जिस इस पूरे के पूरे कंपार्टमेंट को इनक्लोज किया हुआ है, इस कंपार्टमेंट को हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा आपके पास बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरह का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो ग्राउंड मटेरियल है, जहाँ पे ये आपको ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इस ग्राउंड मटेरियल को हम स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के बाद आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि आपके पास ये जो मल्टीपल जो है वो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कॉइन्स को पाइल्स की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर रखो तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे आपको इसी किस्म का जो है वो स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रोमा नजर आ रहा है। थर्ड ग्रैनम ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे और इस कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हो कि ये आपके पास क्या चीज है, थैलाकॉइड। ठीक है, ये आपके पास जो है वो स्ट्रोमा और ये थैलाकॉइड है, और ये जो आपके पास जो है वो इंटरनली इनके दरमियान कनेक्शन है। एक जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कनेक्ट करती है यहाँ पे इस एक ग्रैना को दूसरे ग्रैना के साथ। अब यहाँ पे आपके पास ये जो थैलाकॉइड है, इस थैलाकॉइड का जो इंटीरियर पोर्शन है, लाइक आप यहाँ पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये पोर्शन आपके पास होता है थैलाकॉइड ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब होता है सेंट्रल स्पेस। ठीक है, कोई एम्प्टी जो स्पेस है आपके पास। तो मैंने आप लोगों के सामने जो है वो जो कंपार्टमेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, इन कंपार्टमेंट को आप लोगों ने एक बार देख लेना है, इनको समझ लेना है, क्योंकि मैं आगे जब प्रोटॉन पंपिंग की बात करूंगी तो वहां पे मैं आप लोगों के सामने इस चीज को डिस्कस करूंगी कि यहाँ पे आपकी जो प्रोटॉन पंपिंग की डायरेक्शन है वो स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ है। ठीक है, यानी सपोज आपके पास यहाँ पे कोई प्रोटॉन स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है, तो जब प्रोटॉन की पंपिंग होनी है तो प्रोटॉन स्ट्रोमा से उठ के यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर चले जाएंगे, इसकी सेंट्रल कैविटी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन पंपिंग है वो स्ट्रोमा, यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स से प्रोटॉन पंप करते थे, तो यहाँ पे स्ट्रोमा से मूव करेंगे, लेकिन वहां पे आपकी मूवमेंट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होती थी। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, लेकिन यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है, सॉरी प्रोटॉन्स जो है, उन प्रोटॉन्स की पंपिंग स्ट्रोमा से थैलाकॉइड ल्यूमेन की तरफ होगी। और क्यों थैलाकॉइड ल्यूमेन में होगी? बिकॉज इधर आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, वो इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन डेफिनेटली जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन को स्ट्रोमा से उठा के अपने ल्यूमेन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, इसको मैं दोबारा भी एलैबोरेट करूंगी जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को डिस्कस करेंगे। वहां पे मैं दोबारा बताऊंगी कि यहाँ पे जो प्रोटॉन की पंपिंग है वो स्ट्रोमा से शुरू होगी, यानी स्ट्रोमा को यहाँ पे आप एन साइड कहोगे, और ये आपके थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स जो है वो जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ल्यूमेन को आप क्या कहोगे यहाँ पे, पी साइड को। तो जो आपकी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, एक्चुअली वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ खास किस्म के पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट्स की वजह से ये प्रोसेस इनिशिएट होता है। इन पिगमेंट्स की ये स्पेशलिटी है कि ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लाइक पहले हम लोग लाइट का जो एक रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनको देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन सी
रेडिएशन आती हैं और कौन सी रेडिएशन को ये पिगमेंट्स अब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद हम उन पिगमेंट्स के थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स को जो है वो हाईलाइट करते हैं। तो आपके पास ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ रेडिएशन जो है ये प्रेजेंट है, और हर एक जो पिगमेंट है लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, वो आपके जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसका कुछ स्पेसिफिक पोर्शन एब्जॉर्ब करने का पोटेंशियल रखता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट हैं वो पिगमेंट स्पेसिफिक हैं कि वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक स्पेसिफिक पोर्शन एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दिस पोर्शन इज विजिबल लाइट, जिसकी वेवलेंथ आपके पास 380 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक होती है। यानी हो सकता है कुछ पोर्शन या कुछ पिगमेंट इस रेंज को एब्जॉर्ब करें, कोई ऐसा पिगमेंट है जो कि इस रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब करे, तीसरा पिगमेंट यहाँ पे एब्जॉर्ब करे, चौथा यहाँ पे एब्जॉर्ब करे, लेकिन हमेशा ये विजिबल लाइट की रेंज में ही लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से जो पिगमेंट रिपोर्ट हुआ है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वो पोर्शन है, ये वो फ्रेगमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ये वो पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, जिसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं और इसकी एनर्जी को आगे एटीपी के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम नहीं एब्जॉर्ब होता, बल्कि स्पेक्ट्रम का एक स्पेसिफिक पोर्शन which is from 380 nanometer to 750 nanometer. This portion of the spectrum will be absorbed by the different pigments. हर पिगमेंट एक खास किस्म का पोर्शन एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो इनके डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। तो कोई सा भी पिगमेंट जो एब्जॉर्ब करता है कलर, ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे के सारे कलर्स को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो कलर जो वेवलेंथ या जो पोर्शन वो रिफ्लेक्ट करेगा उसी पोर्शन का जो है वो क्या करेगा, ये कलर अडॉप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे वेवलेंथ की बात की है कि आपके पास जो है ये विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है, बट बिकॉज देयर इज अ रिवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ। अगर आप यहाँ पे इस बेसिक फॉर्मूला को देखो जो कि एनर्जी और वेवलेंथ को रिलेट करता है, तो आप इस पॉइंट पे आओगे कि जितनी ज्यादा आपके पास किसी स्पेक्ट्रम में किसी पोर्शन की वेवलेंथ होगी, उतनी ही आपके पास जो है वो उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो पोर्शन है विजिबल लाइट का पोर्शन, इसमें जो वायलेट साइड के ऊपर आपके पास जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ हाई एनर्जी है, और यहाँ पे ये वाली जो वेवलेंथ होगी कंपैरेटिवली इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो नीचे आप लोग एनर्जी वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हो कि देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ ऑफ अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम और उसकी एनर्जी, ठीक है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही एनर्जी आपके पास क्या होगी, कम होगी। और इसको आप इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक रीजन की वेवलेंथ प्रोवाइड की जाती है और उसके साथ किसी दूसरे पोर्शन की वेवलेंथ भी प्रोवाइड की जाती है, 2 या 3 फ्रेगमेंट्स का कहा जाता है कि इसमें से कौन सा पोर्शन हाई एनर्जी पोर्शन है, तो आप उन वेवलेंथ को इस इक्वेशन के अंदर पुट करके इस मैक्स प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू लगाओगे और स्पीड ऑफ लाइट की जो एक कांस्टेंट वैल्यू है उसको लगाने के बाद आप इसको क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे और बताओगे कि कौन सा पोर्शन आपके पास जो है वो हाई एनर्जी पोर्शन है। अब लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि हर एक पिगमेंट एक खास रेंज के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इट मीन्स कि कोई एक पिगमेंट नहीं होगा जो कि सारी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसके पास मल्टीपल पिगमेंट्स होंगे, हर एक पिगमेंट एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर आप बात करो तो क्लोरोप्लास्ट आपके पास जो है ये एक ऐसा पिगमेंट है जो कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। डेफिनेटली इसकी टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर आप एक क्लोरोफिल को क्लोरोफिल ए भी कह सकते हो। लाइक ये वाला आपके पास जो सेकंड पायरोल रिंग है उसके साथ अगर आपको यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ हुआ नजर आ रहा है तो ये क्लोरोफिल ए है, और अगर ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होके कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा तो इस केस में आप इसे क्या कहोगे, दिस इज क्लोरोफिल बी। सिमिलरली बैक्टीरिया के जो स्पेसिफिक क्लोरोफिल है उसमें आपके पास यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि आपके पास ये एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो डेफिनेटली वेरिएशन आ सकती हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, जो मेजर स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, इनकी क्लास जो है वो सेम ही होगी। तो जो मोस्ट अबंडेंट आपके पास लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स है वो क्लोरोफिल है, लेकिन क्लोरोफिल के अलावा कुछ और भी पिगमेंट्स हैं जिनको आप सेंसरी पिगमेंट्स कहोगे।
और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनको एसेसरी पिगमेंट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये क्लोरोफिल को असिस्ट करते हैं। मेजर जो आपके पास पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, बट क्लोरोफिल सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो आपके पास कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे जिसमें कैरोटीन्स आ जाते हैं, ल्यूटिन्स वगैरह आ जाते हैं, जो कि बाकी उन वेवलेंथ को टारगेट करते हैं जिन वेवलेंथ के ऊपर क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जब कलेक्टिवली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो आपके पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, क्योंकि हर एक पिगमेंट ने अपने अपने रिस्पेक्टिव पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम से लाइट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास ये डिफरेंट जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, लाइक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि कोई एक ही पिगमेंट प्रेजेंट क्यों नहीं है, मल्टीपल पिगमेंट क्यों प्रेजेंट है। तो इन मल्टीपल पिगमेंट्स की वजह से आपके पास जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सनलाइट का है जो किसी प्लांट के ऊपर फॉल कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें मल्टीपल वेवलेंथ है। तो हर एक पिगमेंट अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए उस लाइट एनर्जी को क्या करता जा रहा है, एब्जॉर्ब करता जा रहा है। तो अब ये चीज याद रखिएगा कि आपके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आपने देखा था कि वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि वो कॉम्प्लेक्सेस का पार्ट होते हैं। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को पिक करते हैं, फिर दूसरे कैरियर को ट्रांसफर करते हैं, तीसरे को ट्रांसफर करते हैं, और फाइनली वो पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और प्रोटॉन पंपिंग दोनों तरह के रिएक्शन कॉज कराता है। सेम इज द केस विद दी लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। तो आपके लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स हैं जिसमें आपके पास क्लोरोफिल आ जाते हैं, कैरोटीन्स आ जाते हैं, ल्यूटिन्स आ जाते हैं। ये भी अकेले प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि ये कुछ प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं, कुछ प्रोटीन्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, और इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो अभी अपने माइंड में इस चीज को क्लियर करना है कि आपके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, दीज आर नॉट इंडिविजुअली प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल और फोटोसिंथेटिक सेल हमेशा ये प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड एसोसिएशन ऑफ दीज पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स व्हिच इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटो सिस्टम को हम देखते हैं कि एक्चुअली इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें कितने कौन कौन से जो है वो यूनिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, और कैसे जो है ये लाइट एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता है या लाइट एनर्जी को यूजफुल वे में हार्नेस करता है। ठीक है, तो दिस इज अ मेजर फोटो सिस्टम और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इस फोटो सिस्टम का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस फोटो सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक इस फोटो सिस्टम का ऐसा कंपोनेंट है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इस कंपोनेंट को आप कहते हो लाइट हार्वेस्टिंग और एंटीना मॉलिक्यूल। ये सिर्फ और सिर्फ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एंड द सेकंड कंपोनेंट इज द सेकंड पोर्शन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। ये वो पोर्शन है फोटो सिस्टम का जहां पे एक्चुअली केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फोटो सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के दो पोर्शन है, जिसमें से एक पोर्शन का पर्पस सिर्फ और सिर्फ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करना है, और दूसरा पोर्शन आपका रिएक्शन सेंटर है। ये वो पोर्शन है, ये वो कंपोनेंट है फोटो सिस्टम का जहां पे एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में इनिशिएट होना है। तो लेट्स सी, यहाँ पे इस फोटो सिस्टम को देखते हैं और इधर से कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये देखते हैं कि वाई रिएक्शन सेंटर पे रिएक्शन स्टार्ट क्यों होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को स्टार्ट क्यों नहीं कर सकता। तो दिस इज अ फोटो सिस्टम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में आपको क्लोरोफिल दिखाए गए हैं, और बाकी जो आपके पास यहाँ पे पिंक कलर में है ये एसेसरी पिगमेंट है, ये कोई सी भी पिगमेंट हो सकते हैं। तो यू कैन सी है कि आपके पास ये जो बेसमेंट है दिस इज अ प्रोटीन, और इस प्रोटीन के साथ आपके पास मल्टीपल जो है वो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें आपके पास क्लोरोफिल भी आ गए हैं, और क्लोरोफिल के बाद आपके पास जो एसेसरी पिगमेंट्स है वो भी आ गए। ये दोनों पिगमेंट्स आपके पास जो है वो किसके साथ अटैच है, मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। इट मींस कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये एक फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर फोटो सिस्टम। अब ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये सारे का सारा वो पोर्शन है जो कि लाइट हार्वेस्टिंग पोर्शन है या एंटीना कॉम्प्लेक्स है। यानी जस्ट लाइक एन एंटीना, जिस तरह से एक एंटीना सिग्नल्स को कैच करता है, उसी तरह से आपके जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करेंगे,
उसको ट्रांसफर करेंगे। लाइक सपोज लाइट एनर्जी इनिशियली इस क्लोरोफिल के ऊपर फॉल की, यहाँ से होते हुए वो इस क्लोरोफिल के ऊपर जाएगी, देन सेकंड, थर्ड और फाइनली रिएक्शन सेंटर पे जाएगी तो रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा। इसी तरह से आपका कोई पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट था, उसने लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, ट्रांसमिट करने के बाद आपका रिएक्शन सेंटर के ऊपर लाइट एनर्जी। तो डिफरेंट आपके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उस लाइट एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर भेज रहे हैं रिएक्शन सेंटर के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन किसका है, उन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का और उन एक्सेसरी पिगमेंट का जो कि रिएक्शन सेंटर का पार्ट नहीं है बल्कि जो लाइट हार्वेस्टिंग या एंटीनिया कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है लाइट हार्वेस्टिंग रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर आपके पास एक ऐसा पोर्शन है फोटो सिस्टम का जिसमें आपके पास 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट मॉलिक्यूल, ये आपके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है यहाँ पे, और इस पिगमेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ आपके पास एक तरफ डोनर प्रेजेंट है और एक तरफ एक्सेप्टर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अभी सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा और इसी स्ट्रक्चर को माइंड में रखें और मैं थोड़ी देर तक आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें जो है वो केमिकल रिएक्शन इनिशिएट कैसे होगा। तो पहला स्टेप मैंने ये बताया, जब भी लाइट एनर्जी किसी फोटो सिस्टम के ऊपर पास करती है वो लाइट एनर्जी इन पिगमेंट मॉलिक्यूल से होती हुई फाइनली जो है वो आती है यहाँ पे आपके पास रिएक्शन सेंटर। सेंटर मॉलिक्यूल आपके पास क्लोरोफिल है और उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बिल्कुल एडजेसेंट आपके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है, दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नाउ लेट्स सी कि आपके पास जो है वो ये फोटो सिस्टम किस तरह से जो है वो रिएक्शन सेंटर के ऊपर रिएक्शन को इनिशिएट करता है, किस तरह से लाइट का ट्रांसफर जो है वो एक फोटोकेमिकल इवेंट को या फोटोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। तो पहला स्टेप वही कि लाइट एनर्जी जो है वो पास करती है फ्रॉम वन क्लोरोफिल टू अदर क्लोरोफिल और तब तक पास करती रहती है जब तक वो रिएक्शन सेंटर तक ना पहुंचे। तो इस चीज को हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स की फॉर्म में देखते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्साइटॉन ट्रांसफर। एक्साइटॉन ट्रांसफर मीन्स कि आपके पास जो है वो एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं होती बल्कि वो एक्साइटेड क्लोरोफिल की एनर्जी दूसरे क्लोरोफिल को ट्रांसफर हो जाती है, क्लोरोफिल एनर्जी, और इस एनर्जी ट्रांसफर को हम कहते हैं एक्साइटॉन ट्रांसफर। इस चीज को देखिएगा, सपोज ये आपके पास एक फोटो सिस्टम है और इस फोटो सिस्टम में ये आपके पास पहला क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर लाइट फॉल की और इसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इस क्लोरोफिल में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था जो कि प्रीवियसली ग्राउंड स्टेट में था। ऑब्वियसली जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विल एक्साइट इट्स इलेक्ट्रॉन्स और ये इस तरह से इस कंफर्मेशन में चला जाएगा जिसमें ये स्टेरिक फॉर्म आपको एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। वी ऑल नो कि जब भी कोई स्पीशीज ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाती है, एनर्जी का इनटेक करती है, तो वो आपके पास जो हाई एनर्जी स्टेट है, ये जो एक्साइटेड स्टेट है, दिस स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट और आपकी ये स्पीशीज वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करती है। और जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगी तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की थी ड्यूरिंग द एक्साइटेशन प्रोसेस, उस एनर्जी को इसने रिलीज करना है। यानी अगर ये क्लोरोफिल जो है ये इलेक्ट्रॉन को वापस ग्राउंड स्टेट में भेजेगा, इसका मतलब है कि इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं होगी बल्कि वो पूरी की पूरी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके बिल्कुल एडजेसेंट जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको ट्रांसफर हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्साइटॉन ट्रांसफर, कि आपका एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट होगा, उसमें जो एनर्जी है वो रिलीज करेगा दोबारा जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा और इससे रिलीज होने वाली एनर्जी को एडजेसेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देगा। अब जैसे ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाएगा, ठीक है, और इसकी एक्साइटेशन के बाद आपके पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो थर्ड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास चली जाएगी। तो इस एक्साइटॉन ट्रांसफर का फायदा क्या है कि इस एक्साइटॉन ट्रांसफर के थ्रू आपकी एनर्जी वेस्ट हुए बगैर बिल्कुल जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में किसी वेस्टेज के बगैर जो है वो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तक चली जाती है और ये प्रोसेस तब तक कॉन्टिन्यूस रहता है जब तक आपकी वो एनर्जी जो है वो रिएक्शन सेंटर के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल तक ना चली जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्साइटॉन। ठीक है,
ओके, सो यहाँ पे जब आपका सेकंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट होगा, दोबारा एनर्जी रिलीज करेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो एनर्जी जो है वो रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट क्लोरोफिल तक पहुंच गई। ये आपका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। जैसे ही एनर्जी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तक आएगी, सपोज अब एनर्जी यहाँ पे आई है, तो ऑब्वियसली इसके भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप इस रिएक्शन को कंपेयर करो विद दिस, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके इलेक्ट्रॉन जो प्रीवियसली ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट थे प्रीवियस स्ट्रक्चर में, जैसे इसका नियर बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को रिलीज करेगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो इस ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसको एब्जॉर्ब करने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। नाउ आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि रिएक्शन सेंटर इसलिए स्पेसिफिक है बिकॉज इस रिएक्शन सेंटर में आपके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अकेले प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बिल्कुल साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनर भी प्रेजेंट होता है। तो होगा क्या, जब आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट करेगा, एक्साइट करने के बाद आपका ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी क्लोरोफिल के लिए ज्यादा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे ये इलेक्ट्रॉन को पिक कर लेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ग्रैब कर लेगा। तो ग्रैब करने के बाद आप यहाँ पे देखते हो कि जो इलेक्ट्रॉन प्रीवियसली क्लोरोफिल के पास है अब वो क्लोरोफिल के पास नहीं है, बल्कि उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पिक कर दिया और यहाँ पे क्या चीज डेवलप हो गई है, नेगेटिव चार्ज। और दूसरी तरफ आपके पास जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, चूंकि वहां पे एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गई है, तो क्लोरोफिल के ऊपर क्या चीज डेवलप हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बिकॉज क्लोरोफिल के ऊपर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, बिकॉज अगर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज रह गया तो पीछे से आने वाली जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका फौरी तौर पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, बिकॉज डोनर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरोफिल से भी कम है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल को यहाँ पे प्रेफर करेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर चले जाए। तो आपका ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये डोनर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। बट इस पूरे के पूरे प्रोसेस की वजह से हमारे पास यहाँ पे चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो गई है। हमारे पास एक पोर्शन में नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरे पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक्चुअली दिस चार्ज सेपरेशन इज द मेन फैक्टर जो कि आगे एटीपी और NADPH की प्रोडक्शन के लिए यूज होगा। ठीक है, तो अभी मैं इस पॉइंट को यहीं पे एंड कर रही हूँ और जब मैं आगे ATP और NADPH की प्रोडक्शन की बात करूंगी तो मैंने लेक्चर यहीं से स्टार्ट करना है, चार्ज सेपरेशन से। तो तब आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली ये चार्ज सेपरेशन हुई क्यों है। ठीक है, एक्साइटॉन ट्रांसफर की वजह से आपकी जब लाइट एनर्जी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के ऊपर आती है, तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल जब लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, so absorption of this energy will produce a net difference of charges between electron donor and electron